जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये आपका एमसीक्यू लेकर आया हूं। आपका एग्जाम भी आने वाला है तो उसके चीज़ों को देख करके मैंने ये सोचा कि आपके लिए एमसीक्यू तैयार कर दिया जाए, सो डैट आपको ये आइडिया लग जाए कि अगर एग्जाम में एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं तो किस टाइप के एग्जाम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और उस एग्जाम के नज़रिए से क्या होगा, आपको जब आइडिया लग जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, और फिर प्रिपरेशन कर पाएंगे तो ऑब्वियस बात है जो आप चाहते हैं अपने मार्क्स अचीव करना एमसीक्यू में एटलीस्ट वो आप ले भी पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों को इंक्लूड करके लिया है, और आपके वो क्वेश्चन लिए हैं जिसके कई ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, क्लास 11। और ये जो मैंने थीम रखी है इसमें ये रखा, कौन बनेगा एग्जाम चैंपियन एमसीक्यू का धुरंधर। तो देखते हैं कि इस एग्जाम चैंपियन एमसीक्यू का धुरंधर में कौन सबसे ज्यादा जवाब दे पाता है, और 20 में से मैंने आप टोटल 20 क्वेश्चंस आपके सेलेक्ट किए हैं, उसमें से कौन कितना लाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा आपको और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बनाया है सो डैट दोनों स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन क्या रहा है, कॉर्पोरेट आयकर की दर में वृद्धि का प्राकृतिक बेरोजगारी दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका अध्ययन एक उदाहरण है। मतलब एक तरीके से आपकी आय की बात की जा रही है कि अगर आय में इनकम टैक्स में इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे जो हमारी प्राकृतिक बेरोजगारी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज की स्टडी किसके अंदर की जाती है, तो आपके जो ऑप्शन है ये रहे। केवल 10 सेकंड का आपको वक्त मिल रहा है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, सोचिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। टाइम अप, आपका टाइम अप हो चुका है। सो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। अगर आपने सही जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब समय पे पढ़ाई कर रहे हैं और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है आपका समस्या शास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्राकृतिक बेरोजगारी के बारे में जानते हैं, और इनकम में अगर कोई टैक्स इंक्रीज हो जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम समस्या शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता और उत्पादक मांग आपूर्ति की बाजार शक्तियों के आधार पर अपना चुनाव करते हैं। यानी कि हमें पता है ना, बाजार की दो शक्तियां हैं, मांग और पूर्ति। अब इसी के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, तो इसमें किसका चुनाव किया जाता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन ये है आपकी स्क्रीन पर, और ये टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। सोचिए समझिए जवाब दीजिए। टाइम अप। तो कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, जिन्होंने सही दिया वेरी गुड, ऐसे आगे बढ़ते रहिए और सही सही जवाब देते रहिए। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ए और बी दोनों, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कौन सी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर मांग और पूर्ति इन दोनों की शक्तियों के आधार पर चुनाव किया जाता है। द राइट आंसर इज मिक्स इकोनॉमी, आपका जो आपका आ जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर हम जो सरकार होती है वो आपका पूंजीवादी को भी लेके चलती है और आपका नियंत्रित अर्थव्यवस्था उसको भी लेके चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर थर्ड है आपका, आर्थिक समस्याओं का ढांचा किस आधार पर स्थापित किया जाता है। अब आपका ये पूछा जा रहा है जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका जो स्ट्रक्चर है किस बेस पर तैयार किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन ये है आपकी स्क्रीन पर, और टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। ऑप्शन है आपके असीमित आवश्यकता, सीमित संसाधन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। टाइम अप, आपका टाइम अप हो चुका है, और जितने बच्चों ने सही जवाब दिया है बहुत अच्छे आप जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये चीजें किससे पूछी जा रही है, जो चैप्टर आपने पढ़ ली है उसी में से पूछा जा रहा है ना, बाहर से तो कुछ नहीं पूछा जा रहा। तो बस उसी पे ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू आपके उसी में से बनते पर तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, और जो तरीका बदल जाता है उसी के बेस पर मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। एंड द राइट आंसर इज ए और बी दोनों। यानी कि जो आर्थिक समस्याओं का ढांचा है ना वो असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधन दोनों के आधार पर बनाया जाता है। आर्थिक समस्या के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ आपका, आर्थिक समस्या मूल रूप से किस कारक से संबंधित है। अब to which factor economic problem is basically related to, and your option are A choice, B consumer selection, C farm selection, or D none of these.
सो जल्दी से बताइए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम अप। सो कितने बच्चों ने सही जवाब दिया? बहुत बढ़िया। एंड द राइट आंसर इज चॉइस। आर्थिक समस्या को यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, जो हमारी आर्थिक समस्या होती है उसके अंदर हमारी 3 चीजें इंक्लूड की जाती है। कौन कौन सी वो 3 चीजें? एक आपका हो जाता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स यानी कि असीमित आवश्यकताएं, लिमिटेड रिसोर्सेज सीमित संसाधन, और तीसरा होता है आपका ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी कि वैकल्पिक उपयोग। क्योंकि हमारे पास अगर संसाधन सीमित है, मान लिया मेरे पास 10 रुपए है और मैं कोई चीज खरीदना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास चॉइस है, मैं 10 रुपए का कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास एक समस्या आती है यहाँ पे चयन की, इसलिए आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन से संबंधित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। विच इकोनॉमी हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर? एंड योर ऑप्शन आर ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी मिक्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। सो कितने बच्चों ने सही जवाब दिया? इसमें पूछा क्या गया था कि किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को शामिल किया जाता है। तो वो कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, वो मिक्स है, आपका मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आपका सार्वजनिक और निजी दोनों को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस स्थिति में दुर्लभता उत्पन्न होती है? वो कौन सी स्थिति है, सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपकी स्कैर्सिटी इंक्रीज होती है या राइज होती है? एंड योर ऑप्शन आर, जब पूर्ति मांग से अधिक होती है, या फिर बी जब पूर्ति मांग से कम होती है, या फिर जब दोनों बराबर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया? सिंपल सी बात है, जब भी दुर्लभता की आपसे बात करें ना, तो वो सिचुएशन होती है जब आपकी सप्लाई डिमांड से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिंपल सी बात है, दुर्लभता कब आती है? जब हमारी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन उसके कंपैरिजन में सप्लाई, उस चीज का प्रोडक्शन बहुत कम होता है और चाहिए सभी लोगों को, तो इस वजह से वहां पर स्कार्सिटी अराइज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र चर का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल इज, एंड योर ऑप्शन आर, ऑप्शन ए होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी नेशनल इनकम, ऑप्शन सी मार्केट डिमांड, या फिर ऑप्शन डी एग्रीगेट डिमांड। अब जल्दी से इसका जवाब दीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। टाइम्स अप। 10 सेकंड का वक्त मिलता है, इतने में तो आराम से बता ही दोगे ना। 10 सेकंड काफी नहीं है? अगर पता है तब तो काफी, अगर पता नहीं तो वक्त ज्यादा लग जाता है, ये कहना चाह रहे हो? होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है ना, ज्यादा आपने पढ़ रखा है, तो 10 सेकंड भी बहुत होता है। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन सी बाजार मांग मार्केट डिमांड। ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र चर का एक उदाहरण है, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय और समग्र मांग, ये तीनों चीज हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, वास्तविक अर्थशास्त्र में ऐसे कथन शामिल है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट विच आर, ऑप्शन आपके सामने, वेरिफिएबल, नॉट वेरिफिएबल, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दिस। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसने ये पूछा था आपसे कि वास्तविक अर्थशास्त्र में ऐसे कथन शामिल है, वो कौन सा कथन शामिल है? हमने वास्तविक अर्थशास्त्र के बारे में आपने पढ़ा होगा बच्चों। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो फैक्ट के बारे में बात करती है, जिसका भूत, वर्तमान, भविष्य से संबंधित चीजों का पुष्टि किया जा सकता है, यानी सत्यता की जांच की जा सकती है, वेरीफाई किया जा सकता है। सो वो स्टेटमेंट कौन सा आपका? वेरिफिएबल यानी कि निरीक्षण। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे,
आप पढ़ लीजिए और बता दीजिए आंसर जल्दी से फटाक से। टाइम्स अप। सो किसने सही जवाब दिया? जिसने सही जवाब दिया उसके लिए वेरी गुड, वेरी गुड, और ऐसे ही और जवाब देते रहो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। संसाधन हमारे वो होते हैं जो हमारी नीड्स की तुलना में स्कार्स है, यानी कि दुर्लभ है, और हर एक संसाधन का यानी रिसोर्सेज का वैकल्पिक उपयोग होता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, इसलिए ए और बी दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्यष्टि जिसका मतलब होता है छोटा से संबंधित है। ऑप्शन है आपके अरेबियन वर्ड, बी ग्रीक वर्ड, सी जर्मन वर्ड, डी इंग्लिश वर्ड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। सो किसने सही जवाब दिया इसका? ये पूछना चाह रहा था कि व्यष्टि का मतलब छोटा होता है, तो जो आपका माइक्रोस वर्ड है वो कौन से वर्ड में दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रीक वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? अब जो हमारी अर्थव्यवस्था है विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसके बारे में आपने पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा है, चीजें याद नहीं है, मिस हो चुकी हैं, तो शायद ऑप्शन दे के चीजें समझ में आ जाए। ऑप्शन है आपका संसाधनों का आवंटन, बी संसाधनों का इष्टतम उपयोग, सी आर्थिक विकास, या फिर डी इनमें से सभी। तो केंद्रीय समस्या से तो आप समझ ही चुके होंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइम सब बच्चों। सो किसने कितना जवाब दिया अभी तक? किसके 11 में से 11 मार्क्स आए, किसमें 11 में से 2 मार्क्स आए हैं? जिसके 3 से कम या 4 से कम आ रहे ना, उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये पूछ रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी होती हैं? तो देखो संसाधनों का आवंटन भी होना चाहिए, इसमें संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी होना चाहिए, और आर्थिक विकास भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है? अब आर्थिक क्रिया के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहे। प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ दीज। मेरे ख्याल से बहुत बच्चे इसका जवाब दे देंगे आराम से, है ना। टाइम साहब बच्चों, जवाब दिया आपने। तो जो हमारी आर्थिक क्रिया होती है वो इनमें से सभी, हमारा प्रोडक्शन भी होता है, उपयोग भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, हमारी सेविंग भी होती है। तो इट मीन्स इसमें से सभी, इसका आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पे। 13वां क्या है हमारा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके एरिया स्क्रीन पर। अधिकतम उत्पादन, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी लाभ कमाना, या फिर डी अधिकतम सामाजिक कल्याण। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम साहब। सो किसने कितना जवाब दिया? ये पूछ रहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो उसके अंदर किन चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन को दिया जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम को, अर्निंग प्रॉफिट को, या मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर? अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सोशलिस्ट की बात की जा रही है, तो समाज को लेकर के किया जा रहा हो, यानी समाज के कल्याण के बारे में ज्यादा सोच रहा होगा, है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम सामाजिक कल्याण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सांख्यिकी है, व्हाट इज सांख्यिकी, यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है? सांख्यिकी तो पढ़ी ना आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन बता दिया गया है। चलिए ऑप्शन देता हूँ, शायद ऑप्शन से आपको समझ में आ जाए। से कोई नहीं। तो बेसिकली जो सांख्यिकी होता है ना, ये एक टूल होता है। इसका काम होता है हमारे डाटा को प्रेजेंट करने का। सो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन। गॉट इट।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15वां, सांख्यिकी लागू होती है। जो सांख्यिकी है वो किन किन चीजों पे लागू होती है? आपके ऑप्शन ये है आपकी स्क्रीन पर, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जवाब दीजिए, समझिए। मेरे ख्याल से काफी बच्चे दे देंगे, इतना मुश्किल सवाल नहीं। सो किसने कितना जवाब दिया? ऑफकोर्स काफी बच्चों ने दिया होगा। ये क्या पूछा है इसने? जो सांख्यिकी है किन किन चीजों में अप्लाइड होती है, मतलब कहाँ कहाँ इसको लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो सांख्यिकी मैंने आपको बताया एक टूल होता है जो डाटा को प्रेजेंट करने का काम करता है। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए तो हमें सब जगह जरूरत, हमें इकोनॉमिक्स में भी चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए, कॉमर्स इंडस्ट्री में भी चाहिए। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांख्यिकी के चरण, स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी। अब जो स्टैटिकल स्टडी है वो टूल जिसका इस्तेमाल करके हम इसकी स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो कितने हैं? एंड योर ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 5 और डी 6। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। सो पता चला कितने हैं? अगर नहीं पता तो आप सुन लीजिए और याद कर लीजिए। सांख्यिकी के जो चरण है वो 5 हैं। अब वो 5 कौन कौन से हैं तो याद करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर आंकड़ों का हम एनालाइज यानी कि विश्लेषण करते हैं। और लास्ट में निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 स्टेज होते हैं इसके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी का कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें बताना कि इसमें से कौन सा सांख्यिकी का फंक्शन नहीं है। माफी चाहूंगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन, आर्थिक पूर्वानुमान, आर्थिक संतुलन, राजनीतिक संतुलन या फिर आर्थिक मॉडल का निर्माण। तो इनमें से कौन है जो सांख्यिकी का कार्य नहीं है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। तो सिंपल सी बात है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो सांख्यिकी होता है वो आर्थिक पूर्वानुमान भी लगाता है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के काम भी करता है, आर्थिक मॉडल का निर्माण भी करता है, पर वो राजनीति से दूर रहता है। उसको पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, स्टैटिस्टिक्स को। इसलिए इसका सही आंसर है राजनीतिक संतुलन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सांख्यिकी अध्ययन का पहला चरण। जब हम सांख्यिकी पढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है इसके अध्ययन का, इसकी स्टडी का? ऑप्शन ये है आपकी स्क्रीन पर। हम स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा हमेशा। टाइम अप। अब ये बताइए कि किसको कितना समझ में आया चीज के बारे में। इसे पूछ रहा है सांख्यिकी अध्ययन का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने पढ़ा था ना अभी स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, आंकड़ों का संकलन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19वां। उत्पत्ति के स्रोत से पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, यानी कि जहां से उसको कलेक्ट करना शुरू किया सबसे पहली बार, तो फिर वो किस प्रकार के आंकड़े कहे जाएंगे? आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, आंतरिक आंकड़े या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से ये तो सबसे ही साधारण और इजी क्वेश्चन है और इसको तो हर कोई बच्चा कर ही लेगा। आखिर बच्चे भी तो इतने अच्छे हैं ना पढ़ने वाले, सो कर क्यों नहीं पाएंगे? इतना मुश्किल सवाल थोड़ी ना यार। टाइम अप। सही आंसर है इसका, जब भी हम आंकड़े सबसे पहले एकत्रित करने के लिए जाते हैं ना उसके ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन से, तो वो आपके प्राइमरी डाटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब है आपका आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20वां, और ये है आपका जिन्हें सांख्यिकी के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी कि वो कौन है जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। बॉले, बॉडिंगटन, गॉटफ्राइड, एक्नेवॉल या नन ऑफ दीज। सो जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका।
टाइम्स अप। सो जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं वो है आपके बॉरिंगटन, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें सांख्यिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। तो हमारा अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, अच्छे मार्क्स भी उनके आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो बच्चे प्लीज फोकस कीजिए, क्योंकि मजाक का वक्त बिल्कुल भी अब नहीं है। एग्जाम आपके आने वाले हैं। अगर आप सोचे चल रहे हैं कि आप भी मार्क्स अच्छे लाएं ताकि आपके दोस्त, आपकी फैमिली वाले आप पे गर्व करें, इवन आपको भी तो अच्छा लगे ना जब क्लास में ये पता चलेगा कि हाँ, इस बच्चे के मार्क्स जो पहले कम आते थे आज उसने इतना लाया, तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी आपको और ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। और जो सपने आप सोचे चलते हैं ना, वो मेहनत करने से ही पूरे होते हैं। तो मेहनत करने से कभी ना कतराएं, क्योंकि उससे आपका बेनिफिट होता है, दूसरों का नहीं। ठीक है ना? सो उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जिस बच्चे के मार्क्स कम आए प्लीज स्टार्ट कर दीजिए फोकस करना, क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम आ सकती है आपको। और जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, जो 20 में से 17-18 लेकर आ रहा है, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप ब्रो। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।